नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी बढ़ा दी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी के बड़े नेता का बयान कि बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ है जबरदस्त गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, जिसका बदला नीतीश कुमार के खिलाफ जनता 2020 के विधानसभा चुनाव में ले सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की हो गई है एंट्री, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा और जेडीयू के लिए चौंकाने वाले होंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए अगले मुख्यमंत्री का नाम। जी हाँ दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राबड़ी और तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसा है। राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की याद दिलाई तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को बेरोजगारी का अड्डा बताते हुए तंज कसा है। कहा है कि इसके बाद भी सरकार कहती है मेरा काम याद रखिएगा। उनका कहना भी जायज है, ये घटनाएं भूलने वाली थोड़े ही है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी काफी बढ़ा दी है। उन्होंने केंद्र पर भी वार करते हुए कहा है कि वादा किया था करोड़ों नौकरी देने का, लेकिन यहां तो पहले जो नौकरी कर रहे थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। ये बेरोजगारी युवक सरकार के इस कार्य को जरूर याद रखेंगे। यह उनके जीवन में कभी ना भूलने वाली घटना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है, बुलो मंडल। जी हाँ दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संवाद भी किया। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार कोरोना तथा बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए संकल्पित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतर गई है। पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और हैदराबाद के पूर्व मेयर सह पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। आज विधानसभा की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की एनडीए सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने विकास के नाम पर बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार की अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम लगातार बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। पिछले दिनों एआईएमआईएम के नेताओं ने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने जिसे राजधानी पटना में जल जमाव का बताया था जिम्मेवार, उसने मीडिया में आकर खोल दिए सभी राज। जी हां दोस्तों, पूर्व नगर आयुक्त और प्लूरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनुपम सुमन ने मंगलवार को पटना के होटल मौर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पिछले साल राजधानी पटना हुए जल जमाव को लेकर बिहार सरकार की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए पत्र के संबंध बात की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। पीसी में अनुपम सुमन सरकार पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, मैं माँ और दादी के कहने पर सिविल सर्विस में आया था, लेकिन मुझे पता था कि आप अगर नौकरशाही में आकर ईमानदारी से काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी अलग बिजनेस नहीं करते हैं तो अंत में यही होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ होगा। पटना में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, डीजल बचाने के लिए पंप नहीं चलाते हैं। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं है। विदेशों के मुकाबले यहाँ का नगर निगम एक टोकन बना हुआ है। उन्होंने कहा, बिहार में जितने भी म्युनिसिपल हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। ये पटना नगर निगम नहीं, पटना नरक निगम है। मैं इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैं पटना के लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि मैं कर सकता था। पटना में कभी भी डोर टू डोर कचरा उठाने का काम नहीं हुआ। पटना में नाले हैं ही नहीं तो सफाई कहाँ से होगी? ये रटा रटाया जवाब है कि नालों की सफाई नहीं हुई है। पटना नगर निगम को स्वायत्तता दिए कुछ बिना संभव नहीं है। स्वायत्तता से फंड की कमी पूरी हो जाएगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। जी हां दोस्तों, गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर पहले से ही हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? युवाओं को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए उसे विश्वासघाती सरकार बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पूरी तरह हो चुकी है विफल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निशाना। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, शायद आने वाले समय में और भी बुरे समय से गुजरना पड़ेगा। झारखंड सीएम ने कहा, आप देख रहे हैं सब भगवान भरोसे है। जीएसटी के संदर्भ में भी इन्होंने राज्य सरकारों को उलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। हमारे राज्य को जिस तरह से मार झेलना पड़ रहा है, हमारी स्थिति खराब और यहाँ के संसाधनों पर उनका राज ऐसा नहीं चलेगा। हम गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं। राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं उसे हम लड़कर लेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की नरमी में फंसी अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में इससे पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 की पहली तिमाही में 39.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 3% की वृद्धि हुई थी। हालांकि कृषि क्षेत्र में इस दौरान 3.4% की वृद्धि हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी के बाद से आधी रह गई जीडीपी, राहुल गांधी बोले तभी से शुरू हुई है तबाही। जी हां दोस्तों, कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। जीडीपी विकास दर में गिरावट के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 साल में जीडीपी का हाल कुछ यूं रहा है। साल 2015-16 में यह 8% रही, 2016-17 में 8.2%, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में 4.2%। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। उन्होंने ट्वीट किया, आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालत देखिए, जीडीपी 23.9% तक गिर गई। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी अब तो मान लीजिए कि जिसे आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, वास्तव में वो डिजास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी, गलत जीएसटी और देशबंदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि
देश के युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर यह हमला जेईई, नीट की परीक्षाओं और एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भारत के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अहंकार उन्हें जेईई, नीट उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ एसएससी और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों को अनदेखी करवा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नौकरी दो, खाली नारे नहीं। मालूम हो कि विपक्ष और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सरकार से कोविड-19 के प्रसार और कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जेईई मेंस और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया, जिसके बाद मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सभी सुझावों व चेतावनियों को पूरी तरह से किया नजरअंदाज, गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रहने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में जीडीपी अपने सबसे खराब दौर में है। गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट जारी कर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से डूब रही है, लेकिन एनडीए सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सभी सुझावों चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की अक्षमता के कारण लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबसे अधिक चिंताजनक है कि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल-जून में क्रमशः 50 और 39% से अधिक गिरावट आई है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 47% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक, व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को हो सजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जाँच की मांग की है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दिया था, जो लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो कोई भी विदेशी कंपनी ही क्यों ना हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकती है। उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास को लेकर दावे किए हैं कि अंकी दास ने पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से बीजेपी का समर्थन किया है। अखबार में कहा गया है कि अंकी दास ने 2014 के आम चुनावों में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था। अखबार ने कहा कि ये सभी पोस्ट 2012 से 2014 के दौरान हैं और ये पोस्ट फेसबुक कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रुप में किए गए थे। गौरतलब है कि इससे पहले 29 अगस्त को राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने अमेरिकी टाइम मैगजीन के हवाले से दावा किया था कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा होगा। आपको बता दें, टाइम मैगजीन में लेख में बताया गया था कि फेसबुक कैसे हेट स्पीच को पकड़ने में नाकाम रहा है, जिसमें बीजेपी के नेताओं द्वारा कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, जिन्होंने हेट स्पीच पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के नेता ही नहीं, अभिनेता भी लगा रहे लालू दरबार में हाजिरी। जी हां दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को झारखंड की राजधानी रांची से कमांड कर रहे हैं। पार्टी का घोषित मुख्यालय बने रिम्स निदेशक आवास में सोमवार को भी नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ डटी रही। छोटे नेताओं से लेकर बॉलीवुड के अभिनेता अली खान भी बिहार के शेरघाटी विधानसभा से टिकट के लिए सोमवार को रिम्स निदेशक के बंगले के बाहर पहुंचे। पूछने पर कहा कि लालू प्रसाद का हाल
जानने आया हूं। शाम में उनसे मुलाकात होनी है। चुनाव लड़ने की इच्छा है कि क्या? इस सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद का आशीर्वाद रहा तो जरूर लड़ूंगा। बताया कि उनके विधानसभा के लोग भी उन्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद से मिलने के लिए बायोडाटा देने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल बायोडाटा तो नहीं है, लेकिन सुप्रीमो का आशीर्वाद होगा तो वह भी जमा हो जाएगा। उन्होंने निदेशक आवास के बाहर 3 घंटे से अधिक इंतजार किया। इसके बाद देर शाम उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से हुई। इसके अलावा सोमवार को निदेशक आवास के सामने न सिर्फ बिहार की दर्जनों गाड़ियां खड़ी दिखी, बल्कि उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र की गाड़ियों की कतार देखने को मिली। मुकदुमपुर विधानसभा से प्रभावती देवी, बिहार राजद के प्रदेश महासचिव समेत 4 दर्जन से अधिक लोग बायोडाटा लेकर पहुंचे थे। दैनिक जागरण में जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने वाली खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सदर डीएसपी ने निदेशक आवास का निरीक्षण किया और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इधर रिम्स के सूत्रों ने बताया कि सोमवार को भी देर शाम 2 लोगों ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। 5 दिन पूर्व उनके बड़े बेटे उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्हें कोविड जांच कराने के बाद मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन लालू प्रसाद हर दिन अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे संक्रमण का भी खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में रविवार को एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि 2016 में 6300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2000 को ही नियुक्त किया गया। हम नियुक्त की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। मंत्री जी कहते हैं कि पैसा नहीं है, हम परेशान हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि प्रदेश सरकार कई वर्षों से एएनएम की बहाली नहीं कर रही है। सरकार को जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले मंगलवार 25 अगस्त को भी राज्य में संविदा पर काम कर रहे एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने आज स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। एएनएम स्वास्थ्य कर्मी पिछले काफी समय से नियमित नियुक्ति और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों से कहीं अधिक काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वेतन कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, वर्षों से संविदा पर काम करने के बाद भी सरकार उन्हें नियमित करने के बारे में नहीं सोच रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली बीजेपी में बगावती तेवर, विरोध के लिए पार्टी दफ्तर पर जुटे भाजपाई, मनोज तिवारी भी असंतुष्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों और 250 मंडल अध्यक्षों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। ये सभी पार्टी की नई टीम का हिस्सा होंगे, जो 2022 में नगर निगम चुनाव और पार्टी के विस्तार व मजबूती में मदद करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि अधिकतर सांसद अपनी पसंद के जिलाध्यक्षों को नियुक्त कराने में कामयाब रहे, मगर पूर्व दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से बहुत अधिक खुश नहीं है। राजधानी में 7 संसदीय क्षेत्रों में से हर एक में 2 जिलाध्यक्ष हैं और ये पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सांसद के बाद प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के कुछ पार्टी कार्यकर्ता नई नियुक्ति पर अपनी चिंताएं जताने के लिए पंत मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के मुख्य कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। इनमें कुछ ने इस्तीफा तक देने की धमकी दी और नए पदाधिकारियों की मांग की। मामले में दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा। इतनी बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों पर यहाँ या वहाँ कुछ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोग खुश हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कांग्रेस के क्रांति महासम्मेलन टला, प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार क्रांति महासम्मेलन के जरिए इस आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से यह फैसला कांग्रेस ने लिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वह लंबे समय से सेना के अस्पताल में भर्ती थे। उनकी कुछ दिन पहले ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बाद से ही वह कोमा में थे। उनके निधन की सूचना देते हुए पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। शोक संदेश में उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी प्रख्यात राजनेता, कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता एवं राजनीति के ऐसे अजात शत्रु थे जिन्हें पक्ष और विपक्ष समान रूप से आदर और सम्मान देते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में शुचिता और नैतिक मूल्यों की लंबी लकीर खींची है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी से मेरा आत्मीय संबंध रहा
रहा है। उन्होंने कई मौकों पर मेरा मार्गदर्शन भी किया है। उनके निधन से देश की राजनीति में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है। प्रणब मुखर्जी शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल महासम्मेलन को टाल दिया है। हालांकि अभी पार्टी ने स्पष्ट नहीं किया है कि महासम्मेलन कब आयोजित की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उपलब्ध नहीं हुए ऑटो या बस। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को भारी यातायात की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, मंगलवार से कोरोना महामारी के बीच सतर्कता, कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार समेत देश भर में भी जेईई मेन परीक्षा शुरू हो गई है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में जेईई मेन परीक्षा आयोजित कराने के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्रों का पाटलिपुत्र कॉलोनी में टीसीएस कार्यालय पर सबसे पहले तो तापमान जांच किया गया, वहीं छात्रों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।